नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बिरजूस स्टडी पॉइंट के इस वीडियो में आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है? ये पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है दोस्त? बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर है। लगभग कितना है? 2400 ईसा पूर्व। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर है, जो गुजरात राज्य के, जो कहाँ पड़ता है दोस्त? गुजरात में, गुजरात राज्य के, गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में ये पड़ता है। और इस लोथल की खोज 1954 में हुई थी। इस लोथल की खोज कब हुई थी दोस्त? 1954 में। और ये किए थे रावनाथ। रावनाथ जी ने 1954 में लोथल की खोज की थी। लोथल बंदरगाह, जो विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह है, सिंधु में स्थित हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच बहने वाली साबरमती नदी के द्वारा हड़प्पा शहर से जुड़ा हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। यहाँ से मोती, जवाहरात व कीमती गहने पश्चिम एशिया व अफ्रीका में भेजे जाते थे। पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में यहाँ से लोथल से महत्वपूर्ण गहने भेजे जाते थे, हीरे, जवाहरात। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के क्या हैं? प्रमुख स्थल हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए अधिराज, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी राजराज प्रथम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासकों ने साम्राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। उनमें राजेंद्र प्रथम द्वारा बंगाल विजय किया गया था। कब दोस्त? 1019 में बंगाल विजय किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। बंगाल विजय के उपरांत इन्होंने एक नगर बसाया था, गंगईकोंड चोल, गंगईकोंड चोलपुरम। कौन सा नगर बसाया था? गंगईकोंड चोलपुरम। और इसी गंगईकोंड चोलपुरम के पास इन्होंने उस झील का निर्माण करवाया था, जिसको कहा जाता है चोल झील। जिसको क्या कहा जाता है? चोल झील। इसका बांध, चोल झील का बांध 16 मील लंबा था। 16 मील लंबा था दोस्त, और 3 मील चौड़ा था। 3 मील चौड़ा था। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील में 2 नदियों के जल को भरने की व्यवस्था की गई है। सिंचाई के लिए इस झील के जल का उपयोग करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया।
बंगाल विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि भी ग्रहण की थी। गंगईकोंड चोल की उपाधि बंगाल विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1294 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1417 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1213 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में 1398 ईस्वी। तो ये आक्रमण कब किया था दोस्त? ऑप्शन नंबर डी 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का नसीरुद्दीन, उस टाइम तुगलक वंश का शासन था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक उस टाइम दिल्ली पे शासन कर रहा था। उस टाइम पे तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर ने एशिया के बृहद क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। भारत पर उसके हमले का उद्देश्य भारी धनराशि प्राप्त करना था। वो दोस्त धन लूटने के लिए भारत पर हमला किया था। अपनी आत्मकथा में तैमूर ने भारत पर हमले को इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से जोड़ा। अपनी आत्मकथा जब उसने लिखा तो उसमें तैमूर कहता है कि हम भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए भारत पर आक्रमण किए थे। भारत से जाते हुए उसने खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसने बाद में भारत में सैयद वंश की स्थापना की थी। जब भारत से जा रहा था तैमूर लंग तो इसने खिज्र खां को दोस्तों अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जो बाद में सैयद वंश का स्थापक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर जैसा कि आप जानते हैं मुगल काल का एक बड़ा सम्राट था जहांगीर। तो इसका शासनकाल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1605 से 1627 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1627 से 1658 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1658 से 1707 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1707 से 1748 ईस्वी। तो आई होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। 1605 से 1627 ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जहांगीर ने अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की सत्ता प्राप्त की तथा 1627 ईस्वी में अपने निधन तक मुगल शासक रहा। जहांगीर साहित्य, संगीत कला, चित्रकला तथा स्थापत्य कला में दिलचस्पी रखने वाला शासक था। जहांगीर चित्रकला के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसके अतिरिक्त वो साहित्य कला, संगीत कला इन सब में भी दिलचस्पी रखता था। उसके शासनकाल में ब्रिटिश अधिकारी विलियम हॉकिंस, जो 2 अंग्रेज भारत में सबसे पहले आए थे, वो इसी के शासनकाल में आए थे। विलियम हॉकिंस और कौन था? टॉमस रो। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो इसी के शासनकाल में आए थे। जहांगीर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम था उसका? तुजुक ए जहांगीरी अपनी आत्मकथा लिखी। भारतविद हेनरी बेवरेज ने जहांगीर की तुलना रोमन सम्राट क्लाउडियस से की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में? ऑप्शन नंबर ए 1234 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1681 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1394 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1498 ईस्वी। तो ये सभी को पता होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। उसने कालीकट के क्षेत्रीय शासक जेमोरिन, कालीकट के उस टाइम क्षेत्रीय शासक थे दोस्तों जेमोरिन, उसने कालीकट के क्षेत्रीय शासक जेमोरिन से भेंट की तथा व्यापारिक संबंधों के लिए वार्ता की। जून 1501 में वह पुर्तगाल लौट गया तथा 1502 में पुनः भारत आया। 1501 में वो पुर्तगाल लौट गया था और 1502 में यानी 1 साल बाद फिर से भारत आया। उसे अपनी दूसरी यात्रा के दौरान पुर्तगाल के व्यापारियों के लिए बेहतर रियायतें पाने में सफलता मिली थी। 1524 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा का तीसरी बार भारत आगमन हुआ था। ये तीसरी बार भारत आया था। ये दूसरी बार आया था और फर्स्ट टाइम आया था 1498 में। 1498 में आया था फर्स्ट टाइम, 1502 में आया सेकंड टाइम और 1524 में वो तीसरी बार भारत आया था। उस दौरान 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि यानी केरल में उसका निधन हो गया। कोच्चि केरल में उसका निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी पेशवा माधवराव, ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान एंड ऑप्शन नंबर डी है पेशवा बाजीराव प्रथम। तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्त? टीपू सुल्तान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं इसके विषय में। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1798-99 में, 1798-99 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान पराजित हुआ। इस युद्ध में हैदराबाद का निजाम तथा मराठों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। हैदराबाद के निजाम और मराठों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। तो इसका सही ऑप्शन था टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यहाँ का रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन नंबर ए खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो, ऑप्शन नंबर सी नागरिक अवज्ञा एंड ऑप्शन नंबर डी चंपारण। तो 1917 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंपारण। 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी तथा अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेताओं का सहयोग मिला था। गांधी जी के प्रयासों के कारण चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक अवैध वसूली का 25%, जो अवैध वसूली करते थे वो उसका 25% हिस्सा लौटाने को राजी हो गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए विजन 2030, ऑप्शन नंबर बी विजन 2035, ऑप्शन नंबर सी विजन 2025 एंड ऑप्शन नंबर डी है विजन 2022। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजन 2035। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विजन 2035। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर बी है बुला चौधरी, ऑप्शन नंबर सी है कल्पना चावला एंड ऑप्शन नंबर डी बछेंद्री पाल। जैसा कि आप सभी को पता होगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बछेंद्री पाल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बछेंद्री पाल। देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसके विषय में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थीं। वह माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की 5वीं महिला थी। विश्व की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल जो सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल ने यह उपलब्धि 23 मई 1984 को हासिल की थी। यह उपलब्धि बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को हासिल की थी। इन्हें पहाड़ों की रानी, इनका एक उपनाम इस उपलब्धि की वजह से हुआ था, जिसको इनको कहा जाता था पहाड़ों की, क्या कहा जाता था दोस्तों? पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी उपनाम से भी जाना जाता है। उनकी उपलब्धियों के लिए वर्ष 1984 में ही उन्हें पद्मश्री 1984 में ही उन्हें पद्मश्री और 1986 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 1984 में पद्मश्री और 1986 में अर्जुन पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर ए भास्कर, ऑप्शन नंबर बी रोहिणी, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी एप्पल। तो आप सभी को पता है कि अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जो हमारा उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। थोड़ा फैक्ट्स देखें। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसका प्रक्षेपण कॉसमॉस जिसका प्रक्षेपण कॉसमॉस 3M यान से 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके विषय में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से होती है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, उनका नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड
अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इन्हीं के नाम से की जाती है। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। ये 6 क्षेत्र शांति के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, शांति, साहित्य, भौतिकी, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, और लास्ट वन अर्थशास्त्र। इतने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए और कुछ देख लेते हैं इसके विषय में। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्ष 1969 में इसमें अर्थशास्त्र को ऐड कर दिया गया। क्या ऐड कर दिया गया? अर्थशास्त्र को ऐड कर दिया गया। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार क्या है? विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लासलगांव, ऑप्शन नंबर बी है इस्लामपुर, ऑप्शन नंबर सी है कटरा, ऑप्शन नंबर डी है आजापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लासलगांव। अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें क्या है। लासलगांव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी अवस्थित है। लासलगांव महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है दोस्त? ये महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ता है लासलगांव। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? ए नंबर जोधपुर के महाराणा, बी दलाई लामा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र, और डी बाजीराव मस्तानी। तो ये पोटाला पैलेस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा। ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा से। अन्य कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पोटाला पैलेस तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी लहासा में अवस्थित है, जो वर्ष 1959 तक दलाई लामा का आवास था। 1959 तक ये दलाई लामा का आवास था। वर्ष 1994 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1994 में इस स्थल को शामिल कर लिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका कहना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी पेरिस, सी द हेग, डी रोम। तो आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। और द हेग कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। चलिए अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं इसके विषय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। 5 अध्याय हैं
और 70 आर्टिकल हैं। 70 आर्टिकल हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्त? इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। और ये 15 न्यायाधीश हैं, 15 जज हैं, इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है, 9 वर्षों के लिए की जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। हर 3 वर्ष पे 5 न्यायाधीश जो होते हैं अवकाश ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? हर 3 वर्ष पे 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। 15 न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और एक ही उपाध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा क्या है भाई? फ्रेंच है और अंग्रेजी है। फ्रेंच और अंग्रेजी वहाँ की सरकारी भाषाएं हैं। तथा न्यायालय का गणपूर्ति 9 है। इस न्यायालय की गणपूर्ति कितने सदस्यों से मिलकर होती है? तो ये होती है 9 सदस्यों से मिलकर। गणपूर्ति कितने से मिलकर होती है दोस्त? 9 सदस्यों से मिलकर। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए है सुचित्रा सेन, ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी लाल कृष्ण आडवाणी एंड ऑप्शन नंबर डी है सुचेता कृपलानी। माई कंट्री माई लाइफ, तो ये किसकी किताब है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल कृष्ण आडवाणी। इसका फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 2008 में भारत के मिसाइल मैन तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने माई कंट्री माई लाइफ का विमोचन किया, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। लाल कृष्ण आडवाणी की ये माई कंट्री माई लाइफ क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। जबकि राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। राम मनोहर लोहिया जी की आत्मकथा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक ना दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहांपुर, ऑप्शन नंबर सी इटावा एंड ऑप्शन नंबर डी जलेसर। तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा नगर है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जलेसर। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कास्ट बेल या पीतल की घंटियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का जलेसर शहर, जिला कहाँ पड़ता है ये जलेसर का दोस्त? इसका जिला पड़ता है इटावा। जलेसर के ज़िले का क्या नाम है? इटावा। इटावा ज़िले में एक जगह है जलेसर।
तो जिला इटावा विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ ब्रास यानी पीतल धातु के उत्पाद बनाए जाते हैं। जलेसर को घंटा नगरी भी कहा जाता है। जलेसर को क्या कहा जाता है? जलेसर को घंटा नगरी भी कहा जाता है। ठीक ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी बनारस, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद एंड ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो भारत कला भवन दोस्तों कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर? बनारस। ऑप्शन नंबर बी बनारस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत कला भवन एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यह वाराणसी यानी बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। इसकी स्थापना राय कृष्णदास ने वर्ष 1920 में की थी। 1920 में की थी राय कृष्णदास ने। राय कृष्ण दास ने इसकी स्थापना की थी। इसमें भारत में प्रचलित सभी शैलियों के चित्रों का संग्रहण है। भारत में जितनी भी शैलियां हैं उन सभी शैलियों के चित्रों का संग्रहण है इसमें। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। चलिए इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा के लिए वर्ष 1930 से वर्ष 1932 के बीच 1930 से 1932 के बीच तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया था। BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए अम्बेडकर उसमें दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी थे, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। महात्मा गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए लाल कुर्ती, ऑप्शन नंबर बी क्विट इंडिया, ऑप्शन नंबर सी खिलाफत या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल कुर्ती। इसके अतिरिक्त कुछ फैक्ट देख लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1920 के दशक में लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की थी। यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत स्वयं सेवकों की भर्ती की गई, जो गांधीवादी सत्याग्रह का प्रचार प्रसार करते थे। इन सेवकों को खुदाई खिदमतगार नाम दिया गया। 23 अप्रैल 1930 को 23 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के दौरान खुदाई खिदमतगारों की एक अहिंसक सभा पर गोली चलाने के आदेश की अवहेलना करने वाले गढ़वाल राइफल्स के चंद्र सिंह गढ़वाली का ब्रिटिश सेना द्वारा कोर्ट मार्शल किया गया तथा उन्हें कठोर सजा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हजरत मोहानी एंड ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। तो बहुत ही फेमस नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इसको दिया था दोस्तों हजरत मोहानी साहब ने।
कौन दिया था? सबसे पहले हजरत मोहानी साहब ने। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का भावुकतापूर्ण नारा इनकलाब जिंदाबाद था। वर्ष 1921 में इस नारे को पहली बार लगाने वाले मौलाना हजरत मोहानी दोस्त एक प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी तथा उर्दू के शायर थे। और यह नारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये दोस्त भगत सिंह की पार्टी का नाम था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसका आधिकारिक नारा बाद में इनकलाब जिंदाबाद हो जाता है। वर्ष 1929 में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंके जाने के समय इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, तो इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन। तो इसमें से आप सभी को पता है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान करो या मरो का नारा दिया। 8 अगस्त, ये कब शुरू हुआ दोस्त? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह प्रसिद्ध नारा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन, एक क्वेश्चन छूट जा रहा था इसके ऊपर, इससे पहले का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज, तो जैसा कि आप सभी को पता है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इसका एडिशनल फैक्ट देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे। 1943 में पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा इंडियन लीग की कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए विषुव, ऑप्शन नंबर बी अपसौरिक, ऑप्शन नंबर सी संक्रांति एंड ऑप्शन नंबर डी सूर्य समीपा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संक्रांति। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी संक्रांति। चलिए कुछ अन्य बिंदुओं को देख लेते हैं। किसी वर्ष की उन तिथियों को संक्रांति कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। संक्रांति एक खगोलीय घटना है। इसमें सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना होता है। पूरे वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को
कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जबकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होने पर कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जो सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन सर्वाधिक होता है। 22 दिसंबर को सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने पर उत्तरी सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिणी में सबसे बड़ा दिन, दोनों गोलार्ध में दिन और रात में सर्वाधिक अंतर होता है। क्या होता है दोस्तों? 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होते हैं, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में सहस्त्राब्दी पीढ़ी के ग्राहकों के लिए भारत का पहला बैंकिंग कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इन ग्राहकों का आयु वर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 18 वर्ष से 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 28 वर्ष से 55 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 8 वर्ष से 15 वर्ष एंड ऑप्शन नंबर डी है 38 वर्ष से 50 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष से 35 वर्ष। एडिशनल कुछ अन्य फैक्ट्स देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने सहस्त्राब्दी पीढ़ी के ग्राहकों के लिए भारत के पहले बैंकिंग कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसमें ग्राहकों की आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 में आयोजित ला लीगा 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? ए ऑप्शन नंबर ए बार्सिलोना एफसी, ऑप्शन नंबर बी एटलेटिको मैड्रिड एफसी, ऑप्शन नंबर सी रियल वैलाडोलिड एफसी और ऑप्शन नंबर डी है म्यूनिख एफसी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, एटलेटिको मैड्रिड एफसी। इसके कुछ अन्य देख लेते हैं फैक्ट्स। मई 2021 में आयोजित ला लीगा 2020-21 का खिताब स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड एफसी ने जीता है। यह खिताब उसने रियल वैलाडोलिड एफसी को 2-1 से हराकर जीता है। यह इस फुटबॉल क्लब का 11वां लीग खिताब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरक्को और इजराइल ने किस देश की अध्यक्षता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, सी अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2015, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2019, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2017 और ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2016। तो मसाला एमडीएच के इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2019। वर्ष 2019 को एमडीएच के जो मालिक थे महाशय धर्मपाल गुलाटी, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र के लिए बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सह ऋण योजना की घोषणा की है। प्राथमिकता क्षेत्र के तहत विभिन्न श्रेणियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए है कृषि निर्यात ऋण, 2 सूक्ष्म लघु और मध्यम
उद्यम और नवीकरणीय ऊर्जा, और 3 में है शिक्षा, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचा। इसके ऑप्शंस आप देखें, ए पे है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है केवल 3, और ये डी नंबर ऑप्शन है दोस्त, ये सभी। डी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया? DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये बना कब था दोस्त? 1958 में। DRDO 1958 में बना था। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी 3, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी 2, ऑप्शन नंबर सी है प्रहार, एंड ऑप्शन नंबर डी है अग्नि 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी 2। और DRDO के चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन इस समय हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऊर्जा भंडारण नवाचार हेतु दिसंबर 2020 में किए गए समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, उक्त समझौता भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन ISEA और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO के बीच हुआ। यह समझौता यूनोडो नंबर 2 पे है। यह समझौता यूनोडो द्वारा 1 नवंबर 2020 को लॉन्च फैसिलिटी ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट FLCTD ऊर्जा भंडारण नवाचार चैलेंज के चौथे संस्करण के संबंध में किया गया। एंड ऑप्शन नंबर 3, इस नवाचार चैलेंज में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन सहयोगी की भूमिका निभाएगा। देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये सभी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी ये नौका को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर है इंटरसेप्टर G 454, ऑप्शन नंबर बी INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर सी INS अरिहंत, ऑप्शन नंबर डी INS कलवरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरसेप्टर G 454। नौसेना दिवस आपको पता है हम मनाते हैं 4 दिसंबर को, और हमारे नौसैनिक के जो एडमिरल हैं, नौसेना चीफ जिनको एडमिरल कहा जाता है, एडमिरल इस समय करमबीर सिंह जी हैं। करमबीर सिंह एडमिरल कौन है? करमबीर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक बल। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विद्युत स्थैतिक बल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन, बी रदरफोर्ड, सी दे ब्रॉगली, ऑप्शन नंबर डी आई मेंडलीफ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जॉन डाल्टन। किसके द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर ए। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जॉन डाल्टन ने परमाणु का आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु तत्व का वह अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। जबकि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड साहब ने नाभिकीय मॉडल दिया था, नाभिकीय मॉडल। और दे ब्रॉगली ने क्या किया था? दे ब्रॉगली ने द्रव्य की द्वैती प्रकृति बताए थे। द्रव्य की इन्होंने द्वैती प्रकृति बताई थी, द्रव्य की द्वैती प्रकृति। और मेंडलीफ साहब का आप जानते हैं आवर्त सारणी इन्होंने दिया था। मेंडलीफ साहब ने आवर्त सारणी बताई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइसल्फेट। तो वॉशिंग सोडा क्या है? ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है सूत्र? Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा या धावन सोडा एक ही है। सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने, पेंट रंजक तथा सुहागा के निर्माण में किया जाता है। ठीक ना? इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में, पेंट रंजक तथा सुहागा के निर्माण में किया जाता है। सोडियम सल्फाइड Na2SO3 सल्फोरस अम्ल विलयशील लवण होता है। सोडियम सल्फाइड क्या होता है दोस्त? Na2SO3 ये सल्फोरस अम्ल विलयशील लवण है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये क्या होता है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा होता है। सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 इसका क्या काम होता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव प्लीहा नियंत्रित करता है रुधिर आयतन, नाड़ी दर, हृदय स्पंदन, हार्मोन उत्सर्जन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुधिर आयतन। कुछ फैक्ट देखते हैं। मानव प्लीहा रुधिर के आयतन को नियंत्रित करता है। यह उदर के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। यह लसिका प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें पुरानी लाल रुधिर कोशिकाओं का भंडारण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 5 जनवरी 1965 को, ऑप्शन नंबर बी है 14 जनवरी 1965 को, ऑप्शन नंबर सी है 25 जनवरी 1966 को और ऑप्शन नंबर डी है 1 जनवरी 1960 को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 जनवरी
1965, 14 जनवरी 1965। चलिए कुछ और इसके विषय में देख लेते हैं। भारत में खाद्य नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य नीति अधिनियम 1964 के अंतर्गत 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम का प्रमुख कार्य भारत में खाद्य सुरक्षा का निर्धारण करना है, जिसके अंतर्गत यह खाद्यान्नों का क्रय करके गोदामों में भंडारित करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी मछली उत्पादन एंड ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्न उत्पादन। तो पीत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? आपको पता है तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। इसमें कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। पीत अथवा पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन के तहत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये कब अपनाया गया और कब लागू हुआ? लागू होने का डेट आपको दिया है, अपनाया गया था कब, ये आपको भरना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 29 अक्टूबर 1949, ऑप्शन नंबर बी दिया है 22 दिसंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी दिया है 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन नंबर डी है 3 जनवरी 1950। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार। तो इसमें से संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को या ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसको दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 बी के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 56 बी के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, जबकि एक अन्य अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, जिसमें 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग की जानकारी देना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 326। तो इसका आंसर सभी को पता है, अनुच्छेद 324। क्या है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 320 में क्या है दोस्त? अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग के कृत्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्ययों से संबंधित है। ये लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। और अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है दोस्त? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। लोकसभा का हो या राज्य के विधानसभा का,
वयस्क मताधिकार पर चुनाव होना, ये अनुच्छेद 326 पे है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी है 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी है 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम। और ऑप्शन नंबर डी है 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992 का 73वां संविधान संशोधन। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 10 का उपबंध किया गया। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 243 से 243(0) तक प्रावधान किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों से संबंधित कुल 29 विषय को रखा गया है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, यूरोप का प्रमुख मछुवाही क्षेत्र डॉगर बैक कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बाल्टिक सागर। ऑप्शन नंबर बी है इंग्लिश चैनल। ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी सागर। और ऑप्शन नंबर डी है नॉर्वे सागर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर। ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व। एंड ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग बताएं। चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए केन। ऑप्शन नंबर बी सोन। ऑप्शन नंबर सी बेतवा। एंड ऑप्शन नंबर डी चंबल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए NH2। ऑप्शन नंबर बी NH16। ऑप्शन नंबर सी NH4। एंड ऑप्शन नंबर डी NH44। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण से कन्याकुमारी, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। ठीक ना, इसके साथ साथ अन्य को भी देख लेते हैं। NH2 जो होता है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। NH4 जो है ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, और इसकी लंबाई 1235 किलोमीटर है। और NH44 आप जानते ही हैं
NH16, इसको भी देख लेते हैं। NH16, NH16 क्या करता है, पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है। पूर्वी तट पर जो पश्चिम बंगाल है, बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ता है और इसकी लंबाई है 1711 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी, प्रगति आयोग। ऑप्शन नंबर सी, उन्नति आयोग। एंड ऑप्शन नंबर डी, गति आयोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। आप सभी को पता है। चलिए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार ने नीति आयोग गठित किया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इस आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यह आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारक के संबंध में तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आई होप कि इससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी और इस प्रकार के अन्य वीडियोस भी आपके लिए हम लेकर जल्द ही उपलब्ध होंगे। दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।